HTC, we already did the NHB and Hudco. Next है ट्यूशन फीस. अब ट्यूशन फीस कुछ लोगों ने कॉलेज का फीस भरा रहेगा तो उनको रसीद जब मिलता है उसमें देखना नहीं, टर्म फीस, ट्यूशन फीस. ये जो अपने माइंड में जो ट्यूशन है बोला नहीं यार मम्मी मैं भी ट्यूशन जाऊँ क्या, वो ट्यूशन नहीं. और ट्यूशन फीस नॉर्मल रिकॉग्नाइज जगह, मतलब आप क्लास को फीस दे रहे हो बट मेरा गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त क्लास नहीं है, इसलिए आपको वो फीस पे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा. लेकिन स्कूल कॉलेज में जब फीस भरने वाले हैं ठीक है ना, और आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें आपको एग्जाम्पशन मिलेगा बिकॉज दैट स्कूल एंड कॉलेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. जहाँ पे भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज स्कूल है, उसके फीस जो है वो एग्जाम्पशन में मिलेगा. लेकिन ओनली मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन का, घर में अगर 3 बच्चे पढ़े तो तीनों फीस भरते रहे हम लोग, लेकिन गवर्नमेंट जो डिडक्शन देगा ओनली 2 चाइल्ड का ही देगा, तीसरे चाइल्ड का नहीं. ओके, तो इसमें ऑब्जेक्टिव नॉट क्वेश्चन आ सकता है. द ट्यूशन फीस ऑफ द मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन और मैक्सिमम डैश चिल्ड्रेन will be allowed as a deduction under section 80C. Maximum 2 children. Okay. Secondly, और अगर बच्चे का तो ट्यूशन फीस का डिडक्शन मिलेगा बट वो बच्चा फुल टाइम कंसंट्रेशन उसका स्टडी पे हुआ, पार्ट टाइम जॉब करता हुआ नहीं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ये 8 लोगों को डिडक्शन के पेरेंट्स को या उनका खुद का इनकम नहीं मिलेगा बिकॉज़ दे आर डूइंग द जॉब. आपका फुल कंसंट्रेशन पढ़ाई पे हो तो डिडक्शन मिलेगा. बच्चा कहीं जॉब भी कर रहा है पार्ट टाइम तो या उसको जो ट्यूशन फीस है कॉलेज में भर रहा है स्कूल में, उस पर डिडक्शन नहीं मिलने वाला है. और सेकेंडली ये ओनली अलाउड है इंडिया में. मतलब फॉरेन एजुकेशन के लिए आप बाहर गए हो तो नहीं, उसमें टीसी नहीं मिलेगा. कंडीशन क्या है, आपको 80 का बेनिफिट चाहिए ट्यूशन फीस का, तो आपका पढ़ाई प्योरली इंडिया होना चाहिए. सेकेंडली यू शुड डू द फुल टाइम स्टडी नॉट द पार्ट टाइम जॉब. आपका कंप्लीट खाली पढ़ाई से फोकस है ठीक है ना, नो पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम स्टडी. ठीक है, तो इंडिया विद इन इंडिया में है like tuition fees will be allowed for a foreign students who study in abroad. All tuition fee only allowed to the Indian students who study in India, not in the abroad. Okay, and the students who doing the part-time job can avail the deduction of 80C for the tuition fees. Full time job अगर करता है तो उसको avail मतलब utilize, तो उसको 80C का यूज नहीं होएगा. ओके ना, it should be doing the full time study not the full time job or part time job. ठीक है. सेकेंडली शेयर डिवेंचर और इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकॉम सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो अब जो भी क्या नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए या क्या है भाई, डैम, ब्रिज, स्कूल, कॉलेज में बनाने वाले जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनियां हैं उसमें आप क्या कर रहे हो, उसके शेयर और डिवेंचर में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 80C में आएगा. और देन है SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम. सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर के लोग जो है उनके लिए अलग से गवर्नमेंट सेविंग स्कीम बना के रखता है, तो उसमें अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहा तो 80C मिलेगा. आज टर्म डिपॉजिट FD फिक्स्ड डिपॉजिट्स ओके 5 ईयर्स, अब वो एक्चुअली हो गया 7 ईयर्स ना, तो 5 ईयर्स और 7 ईयर्स के टर्म डिपॉजिट में आप पैसे इन्वेस्ट करो. शेड्यूल बैंक मतलब शेड्यूल बैंक मतलब रजिस्टर बैंक. ऐसे सारे बैंक RBI के अंडर में ही है. एक होता है जो प्योरली गवर्नमेंट के रूल फॉलो कर रहे हैं ठीक है ना, और एक होता है आप रजिस्ट्रेशन आप RBI करा लियो लेकिन अपना खुद का मोनोपोली जाते हैं. कोऑपरेटिव बैंक, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है वो RBI कंट्रोल तो करेगा लेकिन उसमें पूरा 100% कंट्रोल कोऑपरेटिव का नहीं होता है.
उसका आप लोगों ने देखा रहेगा एग्जाम पर, नोटबंदी के टाइम में बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक में ब्लैक से व्हाइट हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल उस पे नहीं। और एक है सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है ना, बेटी के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे जन सुकन्या समृद्धि योजना। कितना क्या था सब 80 में। अब इतने सारे ऑप्शन मिल गए, आप इसमें से आप चाहे सब में थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करो, ओके, या आप किसी पर्टिकुलर आपको जो है उसमें इन्वेस्ट करो, कैसे भी इन्वेस्ट करो, आपको मैक्सिमम 1,50,000 ही डिडक्शन मिलेगा, ओके ना। इतनी कैटेगरी इसलिए डाला क्योंकि इंडिया एक तो वास्ट कंट्री है और हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, दैट्स व्हाई इंडिया डिफरेंट कैटेगरी है, ओके ना। आप इन्वेस्ट इन एनी प्रीवर एज पर द कन्वीनियंट, बट मैक्सिमम डिडक्शन जो टीसी में मिलेगा वो 1 लाख, ठीक है। दुबे after 80C we got the 80CCC, it is a contribution to the pension fund, यानी ऐसे जगह पे आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें पेंशन प्लान है। पेंशन प्लान मतलब ये जो ऊपर 80C चल रहा है वो लमसम अमाउंट एक्चुअली मिलता है उसको, ओके ना। अब लमसम और पेंशन में फर्क है, कुछ आपको सैलरी चैप्टर में पेंशन भी 2 टाइप के होते हैं, एक कम्यूटेड पेंशन और एक अनकम्यूटेड। ज्यादा तो कम्यूटेड में लमसम आपने ले लिया, अनकम्यूटेड मतलब मंथली, ओके। तो इस तरह से कंट्रीब्यूशन टू पेंशन, अगर मैं जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो जो उसका जो स्कीम है वो ओनली पेंशन प्लान के लिए, लमसम अमाउंट के लिए नहीं, मंथली आपको मिलेगा, क्वार्टरली, हाफ ईयर ऐसा, दैट इज इस तरह के प्लान में पैसे इन्वेस्ट करना होता है। क्या है वो 80CCC, उसमें एक ही, इसमें बहुत सारे ऑप्शन, इसमें ऑप्शन है पेंशन प्लान। अब वो पेंशन प्लान का कौन सी कंपनी में कर रहे हो, अलग बैंक में हो है, महिंद्रा, कोटक, ICICI, परनानी, तो अलग अलग वो है, LIC में भी है, SBI के भी है, वो कंपनी बैंक अलग हो सकते हैं, अल्टीमेट पर्पज पेंशन ही है, ओके। इसमें भी आपको 80CCC में भी 1.5 लाख का मैक्सिमम डिडक्शन है, तो मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000 का अलाउड है डिडक्शन। 80C में भी 1,50,000 और 80CCC में भी 1,50,000, दोनों में 1,50,000। आप 80C में इन्वेस्ट कर सकते हो, 80CCC में भी कर सकते हो। अब यार जिनका पैसा है वो चाहे 1.5 लाख रुपए कम से कम तो 1.5 लाख का फायदा, वो तो चाहे करोड़ों का इन्वेस्ट करे, लेकिन चल वहाँ नहीं हो रहा तो 1.5 लाख इसमें, 1.5 लाख इसमें, 3 लाख का तो डिडक्शन मिल जाएगा अपने को। कुछ लोग तो 3 लाख का भी वो टारगेट नहीं पूरा हो पाएगा, ओके ना। कुछ लोगों को 1.5 लाख का भी टारगेट नहीं पूरा हो पाएगा, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों टारगेट आराम से पूरा कर लेंगे, ओके ना। तो दैट्स व्हाई नेक्स्ट है 80CCE। 80CCE is a combination of 80C and 80CCC, ये दोनों को मिला के बनता है 80C। ये उन बड़े लोगों को कैसे चलाने के लिए उसके, दैट मीन्स जो लोग 1.5 सोच रहे हैं कि मान लो 80C में का कितना मिलेगा आपको, 1.5 लाख की, अगर मैं 5 लाख इन्वेस्ट करूँ तो मुझे 1.5 लाख का मिलेगा, 4 लाख करूँगा तो जो मैं बड़े लोग पैसे वाला हूँ तो दिमाग ज्यादा रहेगा मेरे को, तो मैं क्या करूँगा 4 लाख रुपए पैसे एक साथ ही जमा इन्वेस्ट करूँ, 2 लाख इसमें 2 लाख इसमें, तो फिर 4 लाख हो गया, अब 1.5 लाख इधर भी डिडक्शन, 1.5 लाख तो 3 लाख का डिडक्शन, ओके ना। तो मैं सियाना हूँ तो गवर्नमेंट 1.5 सियाना है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद आप पैसे 80C में इन्वेस्ट करो या 80CCC में करो या दोनों में करो, आपको मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 ही मिलेगा। If you wanted to only concentrate on the 80C, okay, तो भी 1.5 लाख का। If you want नहीं मेरे को खाली पेंशन प्लान में चाहिए तो भी इसमें 80CCC में 1.5 लाख का। आप लोग ने मैं कुछ पेंशन प्लान में भी डालना चाहता हूँ, कुछ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में भी डालना चाहता हूँ, सर डालिए, कोई मना नहीं करेगा। दोनों मिला के भी आपका डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिलेगा, 1,50,000 ही मिलेगा, ओके। अगेन 80C plus 80CCC is called as 80CCE,
ओके ना। अंडर सेक्शन 80 CCE the maximum amount of deduction allowed as dash 1,50,000 रहेगा, 3 लाख नहीं, बट इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द 1,50,000। तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, अब मान लो कोई बोलेगा सर मैं 80C में 90,000 रुपये इन्वेस्ट करो, ओके। 80CCC में मैं 60,000 रुपये या 80,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ओके। अब इसमें 1.5 लाख का बेनिफिट मिलता है, तो 90,000 तो 1.5 लाख मिल जाएगा, 90,000 पूरा। ठीक है सर, आपको 90,000 अलाउड है। इसमें भी 80% से भी 1,50,000 है, इसमें भी आपको 80,000 आराम से मिल जाएगा, ठीक है। फिर गवर्नमेंट क्या करता है, दोनों का ग्रैंड टोटल करता है। ग्रैंड टोटल क्या है, ग्रैंड टोटल 1,70,000 देगा, 170 हो गया। अब ग्रैंड टोटल को गवर्नमेंट 80C प्लस 80CCC इज इक्वल टू 80CCE। सॉरी सर, 170 नहीं, 1,50,000। तो ना क्या रहा है, जब हम लोग का अगर फॉर्चुनेट अगर अपना नॉर्मल सिलेबस होता था तो हम लोग जब टोटल इनकम का सम करते ना, इस तरह का अपने को नोट करना पड़ेगा। तो अभी हो सकता है ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, मिस्टर ए गॉट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C और इन्वेस्टेड विद 80,000 इन द 90,000 80C and 70,000 80,000 in 80CCC. Hence the total deduction will be allowed under section 80CCE is dash। तो आप रफली होंगे, तो अभी 90 तो इसमें मिल जाएगा, 70 इसमें 80 मिल जाएगा, तो 170 हो गया। और 80CCC में क्या था, दोनों मिला के भी आपको 1.5 लाख तक ही मिलेगा, आपको 1.5 लाख। 80C में 40,000, 80CCC में 60,000, ओके। अभी दोनों मिला के कितना हो गया, 1 लाख। और कितना 80CCC में 1.5 लाख तक है, कितना 1.5 लाख में 1 लाख मिलेगा, वो मैक्सिमम लिमिट है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। 1 लाख है तो उसको बेनिफिट कितना मिलेगा, 1 लाख, ठीक है। ये रूल रखा गया है क्योंकि कुछ लोग चाहेंगे भाई नहीं मेरे को पेंशन में नहीं इन्वेस्ट करना है, तो ठीक है सर आप 80C में कीजिए। कुछ लोग चाहते नहीं मुझे 80C में नहीं करना है, पेंशन प्लान में करना है, ट्रिपल में करो। कुछ चाहते हैं दोनों में, आपको सारे फ्लक्चुएशन मिले हुए, लेकिन किसी का अनफेयर ना हो, ठीक है। अगर दोनों में अगर 1.5 लाख 1.5 लाख तो कुछ लोगों को 3 लाख का डिडक्शन मिलेगा, कुछ लोगों को खाली 1.5 लाख का ही मिलेगा। ठीक है, आप तीनों ऑप्शन आप अप्लाई करो, पर आपको सबके लिए जो डिडक्शन का जो टैग रहेगा वो सबको 150 का ही रहेगा, ओके। 80, what is the 80CCE means? It is a combination, it is a sum of the 80C and 80CCC, and the maximum deduction allowed under section 80CCE is 1,50,000, 3 लाख नहीं, ओके। पॉज कर दो। 80D वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिक्लेम सारे क्या रही है, समझना। मेडिक्लेम प्रीमियम 80D का क्लेम मिलने के लिए ये 2 कंडीशन। फर्स्ट, आप प्रीमियम आइदर ऑनलाइन भर सकते हो, क्रॉस चेक से भर सकते हो, और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भर सकते हो, ओके ना। मेडिक्लेम प्रीमियम अगर कोई मेडिक्लेम ले रहा है और एजेंट बता रहा है कैश दे दो, तो बोला रन दो सर मैं ऑनलाइन आपको ट्रांसफर करता हूँ, आपको क्या पता वो पेमेंट करता हूँ, चलेगा। क्योंकि अगर आपने कैश में पेमेंट किया तो आपको अगर इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर रहे हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। या तो कुछ एजेंट ऐसे दिमाग वाले होते थोड़े, उनको मालूम है अगर वो आपके साथ अच्छा मतलब बॉन्डिंग है, तो कुछ एजेंट क्या करते हैं, आपने 8,000 दे दिया मान लो, वो जो प्रीमियम का अमाउंट है या 15,000 भी, वो लोग क्या करते हैं अपने बैंक में जाकर उसका डीडी बनवा लेते हैं, और फिर डीडी बनवा के आपके नाम के थ्रू वो पेमेंट करते हैं, तो उसका बेनिफिट उनके मतलब एजेंट के कस्टमर यानी आपको मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट कैश में प्रीमियम पे किया हो तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो इट मस्ट बी पेड इन द चेक और डिमांड ड्राफ्ट और ऑनलाइन।
अब ऑनलाइन वर्ड बता, आरटीजीएस सुने हो? आरटीजीएस नेफ्ट सुने हो? इधर वर्ड भी आएगा जो एप्लीकेशन में. Okay, he made the payment of the medical premium through the RTGS. Can he claim the deduction? Yes, it is. Okay ना? तो RTGS नेफ्ट हो गया सब ऑनलाइन का मेथड. सर गूगल पे वर्ड भी आएगा क्या? तो ओके, चेक और डिमांड ड्राफ्ट और RTGS नेफ्ट. ओके, और नेट बैंकिंग के सब ओके आए, पता चलेगा. खाली नो डिडक्शन अलाउड इफ द प्रीमियम पेड इन कैश और बेरर चेक. वो चेक पे क्रॉस होना ही चाहिए. ओके, एक क्रॉस नहीं है तो बेरर चेक है. बेरर चेक का पेमेंट अलाउड, मतलब पेमेंट तो ले लेंगे लेकिन आपको इनकम रिटर्न फाइल करते हुए डिडक्शन नहीं मिलेगा. ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट, कितना अमाउंट का डिडक्शन आप मिलेगा इसके अंदर. इस रुपये का लिमिट 1.5 लाख रुपए का होगा. इसमें कुछ लिमिट है ईयर. First, the person have divided into two categories: citizen and non-citizen. The 60 plus citizen and the less than 60 the non-citizen. Okay, the less than 60 years and the more than 60 years. और exactly 60 में है तो है तो यहाँ और exactly 60 years. अगर 60 भी हो गए तो वो सीनियर सिटीजन है. तो अगर लेस देन 60 इयर्स है, सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन. सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए रिमेंबर LIC में भी पढ़ा था कल, सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन. बट ध्यान रखना कि LIC में डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट. डिपेंडेंट मतलब वो पूरी तरह माँ बाप पे ही हासिल करे. डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मतलब वो अपना खुद का भी जॉब कर रहा है, फाइनेंशियली वो मेरे पर डिपेंड है. तो LIC में चलेगा वेदर ही इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. ओके, ध्यान रखना टेक्निकल चाहिए. बट इधर मेडिक्लेम प्रीमियम यानी 80D का क्लेम चाहिए तो चिल्ड्रन डिपेंडेंट होना चाहिए. मैं अपने बच्चों का लेगा, अगर वो कमा रहे कहीं पे तो फिर अगर वो मेरे पर डिपेंड नहीं, फाइनेंशियली डिपेंड नहीं है, तो उनका अगर मैं मेडिक्लेम ले भी रहा हूँ तो मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा. तो सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन होना चाहिए. ओके, और अगर मैं 60 साल से कम उम्र का हूँ तो मुझे 25,000 का मिलेगा बेनिफिट डिडक्शन. और अगर सीनियर सिटीजन है तो 30,000. आप चाहते हो मैं श्रवण कुमार बन जाऊं और अपने माता पिता के लिए भी मेडिक्लेम करा लो. अगेन पेरेंट्स भी कैसे रहने चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड होने चाहिए. आप वो खुद भी जॉब कर रहे अपना, अगेन नहीं, यानी इधर चिल्ड्रेन और पेरेंट्स दोनों ही SSC पे डिपेंड रहना चाहिए. ओके, अगर पेरेंट्स भी 60 साल से कम उम्र के हैं तो 25, और सीनियर सिटीजन तो 60,000. मोदी जी 60,000 का ले सकते हैं बेनिफिट. क्योंकि खुद भी 60 प्लस है और उनकी मम्मी भी 60 प्लस है. ओके, तो इस दुनिया में बहुत रेयरेस्ट फैमिली है जहाँ पे मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे मम्मी पापा भी सीनियर सिटीजन है. क्योंकि आजकल 60 क्रॉस करना ही तो बड़ी बात है. पहली बात तो अगर अब इस तरह के एग्जाम्पल कैसे रहेंगे, SSC जो है 60 साल से कम का है तो उसको कितना मिलेगा बेनिफिट, 25,000 बराबर. और उसके पेरेंट्स भी 60 साल से कम किए तो उनको कितना मिलेगा 25. तो टोटल डिडक्शन उसको 50 तक करेगा. ये मैक्सिमम लिमिट है. अब मान लो उसने अगर 25 का तो लिमिट है, उसने 16,000 का ही पॉलिसी लिया खुद के लिए और पेरेंट्स के लिए 20,000 का लिया है तो कितना मिलेगा 36 ही मिलेगा. फिर दिस इज मैक्सिमम लिमिट है, रिमेंबर. अब सपोज मिस्टर ए 60 साल से कम है तो 25, लेकिन उसके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 30. कितना बेनिफिट मिलेगा फिर 55.
बराबर है। और तीसरा भी हो सकता है सोहेल। सोहेल सोच रहा होगा सर वो 80 सीनियर सिटीजन है 30,000 का, पेरेंट्स के नॉर्मल 60 से कम है। तो कमाल हो गया। तो भी 55, तो भी 55 इसको भी मिलेगा। मेरे मम्मी पापा आर्ग्यूमेंट करा रहे हैं। आपका मेडिक्लेम तो मेन पॉइंट है, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट तो ही एक्सेप्टेबल है। ओके, ऐसा आपको दिया है मिस्टर एक्स इज लेस देन 60 years age and he did the medical premium for 19,000 paid in cash। सर 19,000 दिया है, 25 से कम है आराम से, बट पेड इन कैश है 20,000। हाँ किशन जी, कैश में पेमेंट किया, चेक बेरर चेक में पेमेंट किया तो अलाउड नहीं है, ठीक है ना। इसका बेनिफिट लेने के लिए आपको पेमेंट, डिमांड ड्राफ्ट, क्रॉस चेक और ऑनलाइन साइड में लिखना है क्रॉस चेक का, मतलब क्रॉस चेक लिख दो। और कीजिए सर मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप। मेंटेनेंस होता है हैंडीकैप की देखभाल करना। एसएससी खुद हैंडीकैप नहीं है, ठीक है सर। एसएससी टेकिंग केयर ऑफ द अदर हैंडीकैप पर्सन, अदर, ओके रिमेंबर। कंडीशन क्या है, पहला एनी पर्सन वेदर रिलेटिव और इससे रजिस्टर्ड है, तो जरूरी नहीं कि आप रिलेटिव को ही, क्लोज रिलेटिव को ही आप देखभाल कर लो, किसी का भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हैंडीकैप मस्ट बी द रेसिडेंट इंडिया, लेकिन बट जो पर्सन है वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। ऐसा ना कि वो नॉन रेसिडेंट फॉरेनर फॉरेन में रहता रहेगा और उसका भाई मैं वो उसका खर्चा मैं भेजता हूँ, नहीं चलेगा, है ना। जो हैंडीकैप्ड है वो इंडिया में होना चाहिए। इससे एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं। अगर वो हैंडीकैप है तो एक तो जो सोशल वर्क होता है, अदरवाइज वो हैंडीकैप है तो उसको जो मालूम मिस्टर मैं हूँ किसी देखभाल कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं देखभाल करता तो गवर्नमेंट किसी सरकारी संस्था के अंदर जाएगा, वो चाहेगा तो गवर्नमेंट को बर्डन जाएगा। लेकिन इस डिडक्शन की वजह से क्या हुआ, लोग अपने आप को प्रमोट करेंगे क्या, चलो हाँ कम से आप दूसरे को छोड़ दो, अपने तो रिलेटिव को कोई देखभाल करेगा ना, इस लालच में ही कि मेरे को डिडक्शन मिलेगा, तो एक सोशल वर्क हो जाएगा। और सेकेंडली गवर्नमेंट प्रेशर कम होगा कि मान लो अगर अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम या कुछ ऐसे इस तरह के जो हैंडीकैप लोग बने हुए होंगे तो वहाँ पे वो नहीं जाएगा क्योंकि उसको तो रिलेटिव उसकी देखभाल कर रहा है। दैट इज ऑब्जेक्टिव यहाँ ध्यान रखते ना। सो हैंडीकैप मस्ट बी कहना चाहिए रेसिडेंट इंडिया, तो उधर दिया रहेगा कि ऑब्जेक्टिव में मिस्टर एसएससी इज टेकिंग केयर ऑफ द हैंडीकैप पर्सन सो एंड सो but he resided at the Australia whatever ऐसा दिया है in the last 10 years or 15 years। अब पिछले 10-15 साल से बोल रहा वो ऑस्ट्रेलिया में रह गया है और हम लोग को मालूम है रेसिडेंट होने के लिए 182 दिन और उससे ज़्यादा इंडिया में रहना चाहिए एटलीस्ट प्रीवियस ईयर में, वो सब मिलता ना रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हैंडीकैप कहाँ होना चाहिए, इंडिया। सेकेंडली उसकी देखभाल करने के लिए आप कितना पैसा खर्चा होगा, खर्चा गिराना बोले तो हम लोग तो खिला देंगे, मैं तो रोज उसको काजू बादाम पीस के खिलाता हूँ, ओके वो सब गिनाएंगे लोग। गवर्नमेंट सर आप कितना उस पर खर्चा कर रहे हो रन दो आप, हमारे पास डेटा है, ओके और हम लोग उस हिसाब से लमसम आपको अमाउंट देंगे डिडक्शन। तो दैट मीन नीड नॉट बी कंसीडर द अमाउंट स्पेंड, मीन्स आपने कितने पैसे उसकी देखभाल के लिए खर्च किया है, इट नॉट अ मैटर। चाहे आप क्योंकि अगर ये अमाउंट अगर ये ऐसा फ्रीडम दे दे कि भाई आप जितना खर्चा करो तो फिर क्या होगा, लोग मैसेज बढ़ा चढ़ा के बोले भाई इतना खर्चा किया इतना खर्चा किया, ओके ना।
सर बिल मांगेगा ना, इंडिया में बिल बनाना क्या बहुत मुश्किल काम है क्या? आराम से आप अभी चिल्ड्रन फ्यूचर में अभी आज भी एक बच्चा आया, अभी सर्वे फीस का टर्न कर दिया हूँ सर 7.5 मत लिखिए ना, वही पहले वाला जितना फीस पूरा लिखिए तो उधर से उतना आएगा। चलो भाई ना लिख दिया उतना। तो दैट मीन्स आपने इंडिया में बिल बनाना आसान है, आराम से हो जाएगा, उसमें कुछ जो तो डिमांड कर दो आप कितना खर्चा कर रहे हो, फॉरगेट दैट। सेकेंडली सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ना, हैंडीकैप के लिए 3 लेवल्स है गवर्नमेंट की तरफ से। एक माइनर इंजर्ड है, माइनर हैंडीकैप्ड है, एक नॉर्मल हैंडीकैप्ड है और एक सीवियर हैंडीकैप्ड है। माइनर हैंडीकैप मतलब बहुत ज्यादा उसमें फर्क नहीं है, वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है अपना। एक सॉरी माइनर वाले में नॉर्मल हैंडीकैप है जहाँ पे 50% वो चलता है, और एक है सीवियर जो पूरी तरह टोटली वो रिलाय दूसरे पे ही है। अब एक बोलेगा कौन कि मैं सीवियर हूँ कि क्या हूँ, ओके ना, मैं मुझे कितना इंजर्ड हूँ कितना तकलीफ है मुझे वो बताएगा कौन भाई? तो उसका सर्टिफिकेशन होता है, और सर्टिफिकेशन किसी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके करवाना पड़ेगा। मैं बोलूँगा मुकुंद हॉस्पिटल में जाके सर्वे बना लो, उसको 1 लाख रुपया दूंगा तो बना ही देगा मेरे को, ओके ना। 5 रुपए मेडिकल सर्टिफिकेट आके देते डॉक्टर लोग, एकदम स्टैंडर्ड ही ठीक है। कुछ लोग तो फ्री में भी देते रहेंगे, जैसे सवाल यादव शेख सब है ना, सब अपने अपने पहचान वाले लोग। सेल तो चापा लेके बनाते हैं 20 बोलते हैं, तो राय कैसे बोलता है सस्ता है, मैं तो लेते नहीं। अरे वही नक्चप्पा नेपाली। Level of handicap must be certified by the recognized hospital or government hospital. है ना? क्या लगे देखते हो वो जो रेलवे में भी अपन लोग अपन हैंडीकैप उनको फ्री है, और उसके बाद एक अटेंडेंट रहेगा, अटेंडेंट मतलब देखभाल के लिए, उसका भी टिकट फ्री रहेगा। लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्य बोला जो भी बोला, अगर मैं हैंडीकैप बोले कि मुझे इसका नॉलेज नहीं है कि सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है तो मुझे इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब कुछ चोर ऐसे भी हैं जो वो डिजर्व नहीं करते हैंडीकैप का, सर्टिफिकेट उनके पास बना हुआ है ना, और वो मस्त वो भी जाते मजा लेते हैं फ्री में टिकट का, और उस तरह जो अटेंडेंट है वो भी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ साल में 3 बार 4 बार उनको फ्री है, जितने बार आने जाना करते हैं। ओके ते यार रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल सबको अप्रूवल लेना, मतलब वो सर्टिफाई करना पड़ेगा सर्टिफिकेट से। अब इसमें क्या 3 कैटेगरी, बिलो 40%, बिलो 40% मतलब 0 to 39.99% तक है। इज अ माइनर हैंडीकैप, माइनर मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए नो डिडक्शन। ओके माइनर हैंडीकैप गॉट नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 40% to 80%, हाँ 39.999 तक है, 40 एग्जैक्टली 40 to 80%, he will get the 75 on amount का reduction। तो दिया लगा he spent 2 लाख रुपीस on that particular person, sorry sir आप कितना मर्जी छोड़ो, आपको कितना मिलेगा 75। नॉर्मल हैंडीकैप, हाँ इसके लिए नॉर्मल हैंडीकैप, पहला था माइनर, सेकंड नॉर्मल और फिर सीवियर। चलो मैं तो नॉर्मल कैटेगरी कितना है 40 to 80% तक से वो दिया जाएगा, समझा परसेंटेज ब्रैकेट में दिया जाएगा। 50% डिसेबल्ड तो कितना आएगा सेकंड में आएगा, और कितना अमाउंट लमसम मिलेगा उसको 75 डायरेक्ट। और एक है मोर देन 80% ना 80.01, ये 80 ये 40 और 80 दोनों इसके अंदर ही है। 80 से 40 से कम हुआ तो फर्स्ट है, और 80 से ज्यादा हुआ तो थर्ड है, उसको बोलते हैं सिवियर डिसेबल्ड। सिवियर मतलब गंभीर हालत है, ठीक है ना।
तो उसको कितना डिडक्शन मिलेगा 1,25,000। ओके, तो पहला 80 का बेनिफिट चाहिए तो मतलब इट इज रिलेटिव और नॉन रिलेटिव डजंट मैटर। सेकेंडली वो लेकिन वो रेसिडेंट और जो हैंडीकैप है जिसकी देखभाल कर रहे हैं वो इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। एंड थर्ड उसका जो कैटेगरी ऑफ हैंडीकैप है इट नीड टू बी सर्टिफाइड बाय द रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उसमें 3 कैटेगरी के रहेंगे 0 to 39.99%, तो लेस देन 40%, माइनर डिसेबल पर्सन नो डिडक्शन, इंक्लूसिव ऑफ 40 एंड 80%। इंक्लूसिव मतलब वो 40 और 80 है वो भी उसी में सेकेंड लिस्ट में आएगा 75 का लमसम। और फिर 80.01 से स्टार्ट हो गया पूरा टिल दैट इज सिवियर डिसेबल एंड दे विल गेट अ 1 lakh। ओके, सबसे पहले क्या था 80 डबल डी, तो फिजिकली या तो मेंटली था और 80 यू मतलब सेल्फ असेसिंग हिमसेल्फ और सेल्फ या फिजिकली चैलेंज और हैंडीकैप खुद के लिए कैटेगरी सब कंडीशन सब सेम है। हैंडीकैप मस्ट बी द रेसिडेंट ऑफ ऑब्वियसली वो जो एसएससी हो क्या हो रेसिडेंट हो ऑफ इंडिया। क्या लगता है अभी नॉन रेसिडेंट जो है वो भी एसएससी हो सकता है। ओके ना, हम स्टार्टिंग स्कोप और इनकम रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट और एक का रेसिडेंट ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी। तो नॉन रेसिडेंट भी एसएससी बनता है लेकिन उसको 80 का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि 80 का बेनिफिट के लिए आपका होना चाहिए रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। 80 और 80 डबल डी दोनों का बेनिफिट होने के लिए 80 में खुद रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का और 80 डबल डी में जो हैंडीकैप है वो 1% आना चाहिए इंडिया का। ओके, सेम आगे अमाउंट कितना खर्च करते हो उस पर कंसीडर करने योग्य नहीं है और कितने परसेंट वो मतलब इंजर्ड है दैट हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द स्टेट है क्या रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या गवर्नमेंट। अमाउंट का भी कैटेगरी वही है, ठीक है, सब सेम है, इसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं है। सर 80E now interest on the loan for the higher education। हायर एजुकेशन का सर मैंने पहली पढ़ने के लिए लोन लिया था तो कंडीशन लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट व्हिच इज अप्रूव्ड। यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब बैंक या जैसे आईडीबीआई आईसीआईसीआई बैंक और कोई भी रिकॉग्नाइज बैंक से लोन होना चाहिए। यानी किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का साहूकार जमींदार रिलेटिव से लोन लिया हुआ नहीं। इसका वजह भाई बोल भाई आगे चॉकलेट दे लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड दैट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। मनी लेंडर साहूकार जमींदार और इन रिलेटिव दैट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर will not be considered। अतः ये लोग से अगर लोन लिया होगा तो उस पर मुझे 80 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। In such loan will not be eligible for the deduction of 80E में। 80 का बेनिफिट चाहिए तो मुझे लोन किसी भी अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ही लेना पड़ेगा। पहला कंडीशन लोन फॉर द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन यानी 12th स्टैंडर्ड प्लस 12वीं के बाद के लिए 12th स्टैंडर्ड के बाद डिग्री कॉलेज की अब डिग्री कॉलेज क्या बहुत जगह पे अपने गाँव साइड में 12th तक इंटर स्कूल ही होता है। बम्बईया में आपके 11वीं के बाद भी कॉलेज हो जाता है। जैसे बाकी बहुत सारे स्टेट से 12th तक स्कूल है इंटर स्कूल, इसके बाद ही कॉलेज है। From any school, college, university, board or institute again are recognized by the central government। CBSE board central government का है, स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट में है एसएससी बोलते हैं एचएससी क्या है स्टेट गवर्नमेंट का है और लोकल बॉडी बीएमसी स्कूल
ना साक्षी यार नाइट स्कूल बोलते सर है ना। तो बाकी प्राइवेट वाले नाइट स्कूल पढ़ेंगे, उनके औकात है क्या बोलेगा। नाइट स्कूल हैंडीकैप चैलेंज पर्सन के लिए स्कूल अलग होता है। वो सारे जमीन पे उससे ज्यादा सीरियस बच्चों के लिए स्कूल होते हैं। स्टडी कैन बी इन इंडिया और फॉरेन। पढ़ाई आप इंडिया के बाहर कर रहे हो, इंडिया में कर रहे हो, और ज्यादातर क्या मैं बोलूँ इंडिया में इसके लिए भी लोन लेते हैं। फॉरेन में रहे भाई तो उसके लिए लोन लेके पढ़ते लोग। And again, the loan can be taken for his own study. आप अपने खुद की पढ़ाई के लिए ले सकते हो और for any other मतलब spouse, children, relative या नॉन किसी के लिए भी लोन ले सकते हो उसकी पढ़ाई के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आगे डिडक्शन। से एग्जांपल आपने लोन लिया था 2017 और 17 में, ना जिस साल आपने लोन लिया उसका इंटरेस्ट कौन से साल से आप भर रहे हो आप। इंटरेस्ट जिस साल में स्टार्ट होगा 2017 में 2018 से इंटरेस्ट चालू होगा, 18 से इंटरेस्ट स्टार्ट होगी 7 साल तक, 18, 19, 20, 21, 22, 24 आएगा। 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 24 तक आएगा, 2024 तक। मान लो कोई अगर लोन उसने 2022 में ही लोन पेमेंट कर दिया पूरा, उसका लोन तो खत्म हो गया 22 में। दैट इज द मैक्सिमम 7 ईयर, और लोन आपने उसके पहले पे किया तो डेट तक, वहां तक आपको डिडक्शन अलाउड रहेगा। कितना डिडक्शन अलाउड होगा, आप जितना इंटरेस्ट भर रहे हो। अब किसी ने 50 लाख का लोन लिया रहेगा तो 50 लाख का जो भी इंटरेस्ट आएगा मान लो 4%, तो 50 लाख का उसमें कितना आएगा 2 लाख, 50 लाख का 30,000, तो 20,000 पर इंटरेस्ट का लोन इंटरेस्ट माफ रहेगा उसका। Deduction will be allowed 7 assessment year starting from the year in which the interest start to pay। मैंने क्या रहा 2017 लोन लिया, मैंने पहला इंटरेस्ट कब पे करा 2018 से, तो जिस साल से आपको पहला इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है वो साल से 7 साल गिनेगा गवर्नमेंट, मैक्सिमम 7 साल तक है। अब अगर मेरा पढ़ाई और अभी मैं पास ही नहीं हो रहा, 12 साल तक मैं पास हो रहा हूँ तो आप पास ही मत चले जा रहे कि आपको मैक्सिमम 7 साल तक ही पेमेंट मिलेगा, उसके बाद नहीं। तुम्हारा ना 2022 में अगर उसने लोन पेमेंट कर दिया उसने तो 2022 तक ही मिलेगा। अब वाले क्या बोलना चाह रहे, पढ़ाई उसका पहले कंप्लीट हो गया ना, अब पढ़ाई पहले कंप्लीट हो गया लेकिन लोन उसका अभी तक चल ही रहा है उसका, तो लोन दे रहा लॉजिक भी है कि पढ़ने के बाद ही जॉब करेगा, जॉब करते देगा भाई, है ना। तो भी 7 साल तक गवर्नमेंट आपका इंटरेस्ट माफ करेगा। मतलब अगर 5 साल में पढ़ाई हो गया आपका पूरा तो भी और 2 साल तक जॉब ढूंढने के लिए भाई टाइम धक्के खाने पड़ते हैं। गवर्नमेंट यह अज्यूम करता है कि आपका पढ़ाई कर रहा है तो मतलब आपका इनकम का कोई सोर्स नहीं है, बराबर ना। और मान लो अगर 5 साल में पढ़ाई कर रहे तो 2 साल और जिम करते गवर्नमेंट आपको एक्सपीरियंस के लिए या जॉब ढूंढ रहे सर्च कर रहे तो इसलिए 7 साल में रखा गया। 7 साल तक आपको जो भी इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। 8वें साल से भले इंटरेस्ट लोन चालू है लेकिन उस पर इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लोन लॉन्ग टर्म में चल सकता है आपका, बैंक तो लोन इंटरेस्ट मिलता रहेगा लेकिन गवर्नमेंट आपको डिडक्शन उस पर कब तक देगा, मैक्सिमम 7 ईयर या उससे पहले तक। ओके, so deduction will be allowed 7 assessment year। वो 7 का कहाँ से काउंट होगा, लोन वाले ईयर से नहीं, जिस साल से इंटरेस्ट भर रहे हो, जिस साल से लोन लिया। लोन अगर मैं इस साल लिया तो उसका एक साल इंटरेस्ट कब भरूंगा, अगले साल भरूंगा। तो जिस साल से आपने इंटरेस्ट स्टार्ट किया वो साल मेरा पहला साल है, और वहां से मैक्सिमम 7 ईयर इंटरेस्ट स्टार्ट टू पे और फुल सेटलमेंट ऑफ द लोन, या फिर आपने लोन पहले पूरा पेमेंट कर दिया whichever is earlier। मतलब मेरा 7 साल 24 में पूरा हो गया,
अगर लोन मैं 2030 में भरूंगा तब 2024 का होगा 60 तक बोला, 2024 में 7 काउंट हुआ ना, लोन पेमेंट कर रहा मैं 30 में, तो अगले क्या हुआ 24, 2007 का 7 साल यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मैं लोन में 2020 में पूरा कर दिया हूँ। जब लोन ही पेमेंट खत्म होगा तो लोन आगे है ही नहीं, तो इंटर का बेनिफिट भी नहीं। यानी इस साल आपने लोन कंप्लीट सेटलमेंट कर दिया है या फिर 7 साल, दोनों में से जो अगले डेट आएगा वो डेट तक गवर्नमेंट आपको डिडक्शन का अलाउड करेगा। उसके बाद आपको डिडक्शन अलाउड whether you paid or interest on loan or not, ओके। और कितना, जितना भी इंटरेस्ट है, किसी ने अमाउंट लोन लिया उस पर खाली 10 लाख का इंटरेस्ट पड़ता है, 10 लाख उसका माफ रहेगा। कोई लोन लिया उस पर 2 लाख का इंटरेस्ट साल का आता है, तो 2 लाख उसका माफ रहेगा। The limit of deduction is 100% of interest. 100% interest मतलब जितना आपका इंटरेस्ट का अमाउंट उतना 40,000 साल का इंटरेस्ट है तो माफ कितना आएगा 40,000। 5,000 इंटरेस्ट है भाई 5,000, ओके। ये तो आपका 80 नाक से खींचिए आज की कार्रवाई।